हेलो टू एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग। मैं इस वीडियो में आपको सेक्शन 20 डिस्कस करूंगा। उससे पहले आईएसडी क्या होता है इसके एक कंसेप्ट को समझा जाए। मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूँगा और अपनी बात को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मान लो महाराष्ट्र के अंदर एक बिजनेस चल रहा है और वो जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा हो गया, उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर गया और वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो गया। कुछ समय के बाद दिल्ली और यूपी में इन्होंने अपनी ब्रांचेस को ओपन कर दिया और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होने की वजह से दिल्ली वाली ब्रांच को भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा और यूपी वाली ब्रांच को भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। तो अगर मैं आपसे पूछूं एट प्रेजेंट कितनी जगह से ये बिजनेस एंटिटी ऑपरेट कर रही है, तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र से, दिल्ली से एंड यूपी से। बिल्कुल सही। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो महाराष्ट्र यानी कि जो हेड ऑफिस है, इसको लगता है भाई हमें ना एडवर्टीजमेंट करवानी चाहिए और एडवर्टीजमेंट ऐसी करवाएंगे जिसका बेनिफिट महाराष्ट्र वाली यूनिट को भी मिले, दिल्ली वाली यूनिट को भी मिले और यूपी वाली यूनिट को भी मिले। इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है जी, अब हम लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट एजेंसी को ढूंढा और एडवर्टीजमेंट एजेंसी को ढूंढते ढूंढते इन्हें एडवर्टीजमेंट एजेंसी मिल गई और एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने क्या बोला कि ठीक है सर, मैं आपको एडवर्टीजमेंट सर्विस दूंगा और इस सप्लाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सप्लाई को हम लोग नाम देंगे SOS यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने महाराष्ट्र की यूनिट के नाम पर बिल फाड़ दिया, कहा कि हमने आपको एडवर्टीजमेंट सर्विस दी है और आप ही ने तो हमसे कांटेक्ट किया था। तो जब एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा तो उस पर GSTI नंबर किसका लिखा होगा, महाराष्ट्र वाली यूनिट का। ना तो दिल्ली वाली यूनिट का लिखा और ना यूपी वाली यूनिट का लिखा, क्योंकि एक सिंगल इनवॉइस इशू किया है और एडवर्टीजमेंट का पूरा बिल जो है वो महाराष्ट्र के नाम पर फाड़ दिया। कुछ समय के बाद दिल्ली वालों ने बोला कि भाई जो आपने इस टैक्स इनवॉइस पर GST पे किया है उसका आप तो ITC ले रहे हो महाराष्ट्र, हमें भी ITC का बेनिफिट चाहिए। दिल्ली वाली कहता है कि हमें भी ITC का बेनिफिट, यूपी वाला कहता है कि हमें भी ITC का बेनिफिट चाहिए। अब दिल्ली वाला और यूपी वाला ITC का बेनिफिट नहीं ले पा रहे क्योंकि इनके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है। टैक्स इनवॉइस किसके नाम का बना था, टैक्स इनवॉइस महाराष्ट्र की यूनिट के नाम का बना था। क्योंकि दिल्ली वाले के पास, यूपी वाले के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो ये लोग ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ITC के लिए जो कंडीशंस दी गई हैं वो सेक्शन नंबर 16 में दी गई हैं और सेक्शन 16 साफ तौर पर कहता है कि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए ITC क्लेम करने के लिए। दिल्ली वाले के पास, यूपी वाले के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब महाराष्ट्र वाले ने बोला एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कि एक काम करो ना, आप मेरे नाम पर भी इनवॉइस बनाओ, इनका GSTI नंबर यूज करके भी इनवॉइस बनाओ, इनका भी GSTI नंबर यूज करके एक अलग से इनवॉइस बनाओ, 3 अलग अलग इनवॉइसेस बनाओ। अब ये 3 अलग अलग इनवॉइसेस अगर इनकी 10 ब्रांचेस होती तो क्या एडवर्टीजमेंट एजेंसी बैठ करके 10 टैक्स इनवॉइसेस बनाता? तो इन्होंने कहा कि यार, इस एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने बोला ऐसे में तो दिक्कत होगी सर, मुझे मैं अलग अलग इनवॉइसेस बनाता फिरूं। तो फिर GST वाले जब कानून बना रहे थे उन्हें पता था कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी समय उन्होंने कंसेप्ट को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, इस महाराष्ट्र वाली एंटिटी को बोला जाएगा तुम हेड ऑफिस हो, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, तुम में से तीनों में से हेड ऑफिस कौन है? महाराष्ट्र वाले ने बोला सर मैं हूं हेड ऑफिस। तो एक काम करो महाराष्ट्र, तुम ना ISD के तौर पर एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो, तुम ISD के तौर पर एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो। तो इन्होंने क्या किया, ISD के तौर पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया। ISD के तौर पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब क्या है, अब जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है वो
महाराष्ट्र वाले को सर्विस नहीं देगा जी, वो एक काम करेगा, वो इस आईएसडी को सर्विस देगा। अब कहानी बदल चुकी है। अब कहानी में क्या आ गया, कहानी में अब आईएसडी की एंट्री हो चुकी है। आईएसडी का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो इसको आईएसडी को एडवर्टीजमेंट वाली सर्विस दे रही है, क्या वो एक इनपुट सर्विस है? द आंसर इज यस। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी अब टैक्स इनवॉइस किसके नाम का बनाएगा? आईएसडी के नाम का। आपको पता होना चाहिए कि जो आईएसडी है ये भी जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेगा, ये भी जीएसटी आरईसी 01 में एप्लीकेशन लगाएगा और जीएसटी आरईसी 06 में इसको भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। यानी कि आईएसडी के पास भी अपना सेपरेट जीएसटीआई नंबर होगा। और जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी होगी वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही है आईएसडी को, और वो टैक्स इनवॉइस बना देगा आईएसडी के नाम का, और टैक्स इनवॉइस में किसका जीएसटीआई नंबर लिखेगा? वो आईएसडी का। आईएसडी को हमने क्यों बनाया कि भाई तुम आईटीसी को इकट्ठा करो, है ना, और उस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितने भी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस हैं। तो ये आईएसडी क्या करेगा, इसके पास जितना भी ये आईटीसी इकट्ठा हो गया इस महीने, मान लो ये पर्टिकुलर महीना है, मान लो फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी के महीने में जितना भी आपको आईटीसी इकट्ठा हो चुका है इसको आपको इसी महीने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सर। और आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? महाराष्ट्र वाले को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप एक आईएसडी इनवॉइस इशू करोगे, और आईएसडी इनवॉइस सेक्शन नंबर 20 रेड विद रूल नंबर 54 के अकॉर्डिंग आप इशू करते हो। सेम वे आप दिल्ली वालों को भी कर दोगे, सेम तरीके से आप यूपी वालों को भी कर दोगे। अब आईएसडी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है और कब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। लेकिन आप आईएसडी का इतना कंसेप्ट तो समझ गए कि आईएसडी क्यों आया। अब 2-3 सवाल, क्या आईएसडी लाना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप आईएसडी लेकर के आ रहे हैं तो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगला सवाल, क्या आईएसडी भी कोई रिटर्न फाइल करता है? जैसे जीएसटी में जो भी पर्सन रजिस्टर्ड हो जाता है उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं, तो क्या आईएसडी को भी कोई रिटर्न फाइल करनी पड़ती है? जी हाँ, आईएसडी को GSTR-6 फॉर्म जमा करना पड़ता है। आईएसडी को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है GSTR-6 में, और उस रिटर्न में वो क्या बताता है कि उसने इस पर्टिकुलर महीने में कितना आईटीसी अवेल किया और उसने इस पर्टिकुलर महीने में कितना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये GSTR-6 की जो रिटर्न होती है ये मंथली बेसिस पर सबमिट होती है 13 तारीख तक। जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो 13 मार्च तक ये जो आईएसडी होगा इसे अपनी GSTR-6 जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो महीना खत्म होने के बाद 13 तारीख तक आपको GSTR-6 फाइल करनी पड़ती है। मेरा दूसरा सवाल, क्या आईएसडी को और कोई रिटर्न नहीं फाइल करनी, जैसे एनुअल रिटर्न वगैरह, GSTR-1 वगैरह? द आंसर इज नो। अगर मैं थोड़े डिफरेंसेस को देखूं कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, जैसे महाराष्ट्र टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड है, दिल्ली टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड है, यूपी टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड है, और आईएसडी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। आईएसडी का काम टैक्स डिपॉजिट करना नहीं होता। आईएसडी का काम तो सिर्फ इतना है कि भाई तुमने कितना आईटीसी अवेल किया उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बस। तो ये जो महाराष्ट्र वाला है, दिल्ली वाली ब्रांच है, यूपी वाली ब्रांच है, ये अपने कौन कौन से फॉर्म जमा करते होंगे? ये GSTR-1 फॉर्म भी जमा करते होंगे। GSTR-1 वैसे तो फॉर्म नहीं है, रिटर्न नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इसमें महाराष्ट्र वाला जब GSTR-1 जमा करता होगा इसमें ये क्या बताता होगा GSTR-1 में? इसकी आउटवर्ड सप्लाई। दिल्ली वाला भी आउटवर्ड सप्लाई, यूपी वाला भी आउटवर्ड सप्लाई। और इसके अलावा ये GSTR-3 भी फाइल करते हैं, जो कि महीना खत्म होने के बाद 20 तारीख, 22 तारीख या 24 तारीख तक फाइल होती है। द आंसर इज यस। इसके अलावा ये 31 दिसंबर तक GSTR-9 भी फाइल करते हैं अपनी एनुअल रिटर्न, ये बात तो आपको पता ही है। मैं आपको जस्ट क्या बताना चाह रहा था कि आईएसडी और नॉर्मल टैक्स पेयर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको एक बात तो ये पता लग गई कि आईएसडी जो है ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रजिस्टर्ड होता है, जबकि ये लोग जो हैं, बाकी की जो ब्रांचेस हैं, ये लोग टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर्ड होती हैं। आईएसडी अपना GSTR-6 रिटर्न फाइल करता है, महीना खत्म होने के बाद 13 तारीख तक वो कर देता है, और ये लोग जो हैं GSTR-1
जो कि महीना खत्म होने के बाद 10 तारीख तक फाइल की जाती है, GSTR 3B जो कि महीना खत्म होने के बाद 20, 22 या 24 तारीख तक फाइल की जाती है, और GSTR 9 जो कि फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड हो जाता है उसके बाद जो अगले साल की 31 दिसंबर आती है तब तक आपको GSTR 9 फाइल करनी होती है। यस और नो? यस। एक और बात, जो महाराष्ट्र वाला है वो क्या ये कह सकता है कि मैं जब GST पे करने के लिए रजिस्टर्ड हूं और आपने मुझे ISD के तौर पर भी रजिस्टर्ड करवा दिया है, तो क्या मैं अपना टैक्स पेयर वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूं? द आंसर इज नो। आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपको 2 रजिस्ट्रेशन के साथ चलना पड़ेगा। ये जो महाराष्ट्र वाली ब्रांच है इसी ने एक ISD के तौर पर रजिस्ट्रेशन ले लिया। ऐसा नहीं है कि हमने एक नई ISD को इनकॉर्पोरेट कर लिया। द आंसर इज नो। ऐसा भी हो सकता है कि हम अलग से ISD बना दें, लेकिन मेरे एग्जांपल में जो महाराष्ट्र की ब्रांच है इसने 2 रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। एक तो टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और एक ISD के तौर पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। अब इधर क्या कर रहा है एडवर्टीजमेंट एजेंसी, ये ISD से GST कलेक्ट कर रहा होगा और ये गवर्नमेंट को GST पे कर रहा होगा। और वैसे तो जैसे आपको पता ही है, जो पर्सन GST पे करता है अल्टीमेटली तो ISD की पॉकेट से गया है ना, तो ISD क्या करेगा, उसको ITC के तौर पर क्लेम कर लेगा। लेकिन ISD तो टैक्स पेयर नहीं है, तो जो टैक्स पेयर हैं उनको इस चीज का फायदा दे दो, उनको ITC डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, मुझे अगला सवाल के जवाब दो। अगला सवाल यह है कि इसके पास एक महीने में 1 लाख रुपए का ITC जमा हुआ, तो क्या ये 2 लाख रुपए ITC डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? आप बोलोगे ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना आपके पास ITC अवेलेबल है आपको उतना ही ITC डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस। तो इसी के साथ हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि सेक्शन में क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अब एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है, जैसे मान लो ये जो मेरा एग्जाम्पल है जिसमें ISD है, जिसमें एडवर्टीजमेंट एजेंसी है। एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने ISD को सर्विस दी। आपको यह बात तो पता ही होगी कि यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी टैक्स इनवॉइस में क्या लिख करके इससे ISD से टैक्सेस चार्ज करेगा? बताओ। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में CGST प्लस SGST लगेगा। द आंसर इज यस। अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई होती, यानी कि एडवर्टीजमेंट एजेंसी किसी दूसरे राज्य में होता और ISD किसी दूसरे राज्य में होता, तो ये क्या लगा करके इसको टैक्स इनवॉइस इशू करता? जरा बताओ। ये IGST चार्ज करके टैक्स इनवॉइस इशू करता। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो ISD है, इस ISD के पास जो ITC आ रहा है एडवर्टीजमेंट एजेंसी से, ये CGST के नाम से भी आ सकता है, ये IGST के नाम से भी आ सकता है, ये SGST के नाम से भी आ सकता है और ये UTGST के नाम से भी आ सकता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो यही बात मैंने लिखी भी है। देखो जी, अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी और ISD सेम राज्य में है तो CGST, SGST या UTGST ये लग करके ISD के पास ITC आ सकता है। वैसे ही अगर ये अलग अलग राज्यों में होते तो IGST लग करके आ जाता। अब यह सवाल आया कि CGST को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, SGST को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, UTGST को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, IGST को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो जब हम लोग सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 1 को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि CGST को आप CGST के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आगे और IGST के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आगे। अब ये CGST के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आगे, IGST के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आगे, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो ये ISD है। ISD ने जब महाराष्ट्र, दिल्ली एंड यूपी को ITC डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने क्या बोला था? ISD जैसे एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने इसको क्या दिया था? टैक्स इनवॉइस, है ना? वैसे ही ISD क्या देगा आगे? ISD इनवॉइस।
तो वह आईएसडी इनवॉइस में लिख देगा कि साहब मैं आपको सीजीएसटी लगा करके मैं आपको सीजीएसटी का क्रेडिट दे रहा हूं, या मैं आपको आईजीएसटी के लिए क्रेडिट दे रहा हूं, मैं किस चीज के लिए क्रेडिट दे रहा हूं। तो वही बात मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सीजीएसटी का जो आईटीसी है ये आगे तुम सीजीएसटी के तौर पर दे सकते हो। टैक्स इनवॉइस में आप लिख देना कि ये रहा आपका सीजीएसटी, दैट्स इट। वैसे ही टैक्स इनवॉइस में आप लिख सकते हो ये रहा आपका आईजीएसटी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सीजीएसटी आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सीजीएसटी के तौर पर, आईजीएसटी के तौर पर। यह बात सेक्शन नंबर 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ने लिखी हुई है। वैसे ही एसजीएसटी जो स्टेट्स के कानून होंगे उनका जो एसजीएसटी एक्ट 2017 होगा उनके सेक्शन नंबर 20 में क्या लिखा होगा कि अगर आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट है तो उसे आप एसजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसे ही जो यूटीजीएसटी का कानून होगा उसके सेक्शन नंबर 20 में क्या लिखा होगा कि यूटीजीएसटी को आप यूटीजीएसटी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और आईजीएसटी के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा, फिर आईजीएसटी के लिए सेक्शन नंबर 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ने क्या लिखा कि आईजीएसटी का अगर आपके पास आईटीसी है तो इसको आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे आईजीएसटी के तौर पर या फिर सीजीएसटी के तौर पर। आई होप यह बात आपको समझ आई होगी। लेकिन जब हम लोग रूल नंबर 39 को देखते हैं तो ये जो ऊपर बातें लिखी हुई हैं ये तो सेम है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को रूल नंबर 39 ने अलग तरीके से लिखा। सेक्शन क्या कहता है कि आईजीएसटी का अगर आपके पास आईटीसी है तो उसे आप आईजीएसटी के तौर पर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर सीजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह बात सेक्शन नंबर 20 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ने लिखी है। वैसे ही एसजीएसटी वाले कानून ने क्या लिखा होगा कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट है उसे आप आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या एसजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं यहां पर एम्फेसिस किस बात पर दे रहा हूं कि रूल नंबर 39 ने इस वाले क्रेडिट के लिए क्या लिखा, इन्होंने लिखा अगर आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है तो इसे आप आगे आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कहने का मतलब है रूल नंबर 39 ने लिखा कि आप सीजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप एसजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप यूटीजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आईजीएसटी का क्रेडिट। इसका मतलब रूल नंबर 39 कहना चाहता है कि अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो वो आगे आईजीएसटी के तौर पर ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक बात आपको समझ आ गई कि चलो भाई जो क्रेडिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है वो बात तो हमें पता लग गई, लेकिन कब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कब मैं सीजीएसटी के तौर पर बांटू, कब मैं आईजीएसटी के तौर पर बांटू, ये कौन बताएगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले आप जरा एक बार नजर और यहां पर डालो। आईजीएसटी का क्रेडिट सेक्शन नंबर 20 कहता है कि आईजीएसटी के तौर पर या सीजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन रूल नंबर 39 क्या कह रहा है कि आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना, आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मतलब रूल नंबर 39 और सेक्शन नंबर 20 के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है। और आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन एक्ट का पार्ट होता है और एक्ट जो है वो पार्लियामेंट बनाती है और रूल्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव से बनाते हैं, और रूल्स कभी भी सेक्शन से हट करके बात नहीं कर सकते। सेक्शन कहता है कि तुम आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी और सीजीएसटी के तौर पर बांटना, लेकिन रूल कहता है नहीं नहीं, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी और आईजीएसटी के तौर पर बांटो। तो अब सवाल उठता है कि किसकी बात को सुना जाए, क्या रूल की बात को सुना जाए या एक्ट की बात को सुना जाए। भाई एक्ट कहता है आईजीएसटी और सीजीएसटी के तौर पर बांटो, रूल कहता है आईजीएसटी और आईजीएसटी के तौर पर बांटो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में रूल नंबर 39 ही चल रहा है और इंस्टीट्यूट भी रूल नंबर 39 ही चला रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो आगे वो आईजीएसटी के तौर पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब अगले सवाल का जवाब हम लोग ढूंढते हैं कि चलो ठीक है, आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है, आपने कहा कि आगे उसे तुम सीजीएसटी या आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यह बात समझ आ गई। बट कब मैं सीजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करूं और कब मैं आईजीएसटी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करूं।
तो इस चीज का जवाब उन्होंने दिया इस वाले चार्ट की मदद से। उन्होंने क्या बोला, अगर आईएसडी और जो आपकी रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं, जो बेनिफिशियरी यूनिट्स हैं, अगर वो सेम स्टेट में होंगी या फिर वो अलग अलग स्टेट में होंगी, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लेना कि अगर सीजीएसटी का क्रेडिट है तो आगे तुम सीजीएसटी के तौर पर बांटोगे या फिर आईजीएसटी के तौर पर बांटोगे। तो इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है कि आईएसडी कौन से राज्य में है और बेनिफिशियरी यूनिट्स कौन से राज्य में है। पहले एग्जांपल देखो, आईएसडी तुम्हारा महाराष्ट्र में है और यूनिट नंबर फर्स्ट भी महाराष्ट्र में है। जब सेम स्टेट में होगा तो अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो आईजीएसटी के तौर पर बांट दो, आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट है तो आप सीजीएसटी के तौर पर बांट दो, आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट है तो आप एसजीएसटी के तौर पर बांट दो, आपके पास यूटीजीएसटी का क्रेडिट है तो आप यूटीजीएसटी के तौर पर बांट दो। इसका मतलब यदि आईएसडी और यूनिट सेम राज्य में हैं तो आप जो भी क्रेडिट आपको मिला है आप उसी नाम से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अगर डिफरेंट राज्य में होगा, जैसे आईएसडी महाराष्ट्र में है और यूनिट नंबर सेकंड हमारी दिल्ली के अंदर है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 20 तो क्या कहना चाहता था कि आईएसडी, हाँ चलो पहले यही देखो, आईएसडी का क्रेडिट है, आईजीएसटी का क्रेडिट है तो आप मेरे भाई आईजीएसटी के तौर पर बांटो, है ना। और सेक्शन नंबर 20 कहता था कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट होगा, ये देखो ना क्या लिखा हुआ था, सेक्शन नंबर 20 क्या कहता था, आईजीएसटी का क्रेडिट है तो सीजीएसटी के तौर पर बांट देना अगर अलग राज्य में होगा। लेकिन रूल नंबर 39 क्या कहता था, रूल नंबर 39 कहता था नहीं नहीं, आपको आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के तौर पर ही बांटना है, चाहे सेम राज्य में हो या फिर अलग अलग राज्यों में हो। वैसे ही दूसरा वाला एग्जाम्पल देखो, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएसटी का क्रेडिट है तो मैंने क्या बोला था, आप सीजीएसटी के तौर पर भी बांट सकते हो और आईजीएसटी के तौर पर भी। अगर सेम राज्य है तो सीजीएसटी में बांट दो और अगर अलग राज्य हैं तो आईजीएसटी आईजीएसटी के तौर पर बांट दो। वैसे ही एसजीएसटी का क्रेडिट है, सेम राज्य है तो एसजीएसटी के तौर पर बांट दो, अलग अलग राज्य हैं तो आईजीएसटी आईजीएसटी के तौर पर बांट सकते हो। यूटीजीएसटी है तो यूटीजीएसटी के तौर पर बांट दो सेम राज्य में, और यदि अलग अलग राज्य हैं तो आप आईजीएसटी आईजीएसटी के तौर पर बांट सकते हो। आई होप आपको यह वाली बात भी समझ आ चुकी होगी। तो भाई इतनी बात आपको समझ आ चुकी है कि 2-3 सवाल हमारे क्लियर हो चुके हैं कि जो आईएसडी है वो आईएसडी जो भी उसको आईटीसी मिल रहा है वो आगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अब भाई सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है वो बात आपको पता लग गई। सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 1 ये बात कहता है जो इस पूरे वाले चार्ट में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ए क्या कहता है कि आपको आईएसडी इनवॉइस इशू करना है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी आपका आईएसडी है, आईएसडी के पास जो भी क्रेडिट है तो वह आगे कैसे उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आईएसडी इनवॉइस इशू करके, है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड। ये बात भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि आपके पास आईटीसी 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है तो क्या आप 1.5 लाख रुपए का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं, आपके गुल्लक में भाई जितने पैसे हैं उतना ही तो आप यूज कर पाओगे। आईटीसी में आपके पास जितना आईटीसी है उतना ही तो आप यूज कर पाओगे। तो यही बात वो कह रहा है, सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी, अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो वो कभी भी क्रेडिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कभी भी आईटीसी जितना आपने अवेल किया है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। नाउ सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर सी डी ई क्या कहता है वो बात मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखो लॉजिक से आंसर देना। मान लो एडवर्टीजमेंट हुआ, जो महाराष्ट्र वाली यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने का काम करती है, दिल्ली वाली यूनिट भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने का काम करती है, और यूपी वाली यूनिट्स का काम है गारमेंट बेचना, कपड़े बेचना। हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एडवर्टीजमेंट करवाई, तो मुझे ये बताओ महाराष्ट्र वाली यूनिट को तो बेनिफिट मिलेगा उस एडवर्टीजमेंट का?
दिल्ली वाली यूनिट को भी उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एडवर्टीजमेंट करवाई है। बट यूपी वाली यूनिट को क्या उस एडवर्टीजमेंट का कोई बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। तो जो आईटीसी आपके पास जमा हुआ है इस एडवर्टीजमेंट के कारण, क्या वो आईटीसी आप यूपी वाली यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? द आंसर इज नो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक यूनिट को उस सर्विस से फायदा हो रहा है तो उसी यूनिट को तुम केवल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर एक से ज्यादा यूनिट को फायदा हो रहा है तो एक से ज्यादा यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, और अगर सभी यूनिट्स को फायदा हो रहा है तो सभी यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपको सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर सी डी ई में इसी बात को लिखा गया है कि शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रेसिपिएंट, जिनसे वो रिलेट कर रहा है आईटीसी। तो आईटीसी जिससे रिलेट करेगा आईटीसी उसी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर तीनों ब्रांचेस से आईटीसी रिलेट कर रहा है तो तीनों ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करो। 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, एक से रिलेट कर रहा है तो एक ही से डिस्ट्रीब्यूट करो, एक ही को डिस्ट्रीब्यूट करो। समझ आ रही है बात? और ये ऐसी सिचुएशन कब आ सकते हो मैंने बता दिया। जैसे यूपी वाले को उस एडवर्टीजमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो भाई तुम यूपी वाले से पैसे भी नहीं लोगे और यूपी वाले को उसका बेनिफिट भी मत दो आईटीसी का। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। तो ये आपको सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर क्लॉज नंबर ए बी सी डी ई तो क्लियर हो चुका होगा। यस और नो? यस। नाउ एक्सप्लेनेशन को देखो। एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले वो कहते हैं रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड का क्या मतलब है? रेलेवेंट पीरियड का मतलब है टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो, एक सवाल ये उठा कि ठीक है भाई, तुमने महाराष्ट्र वाली यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आईटीसी, तुम्हें दिल्ली वाली यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आईटीसी, तुम्हें यूपी वाली यूनिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,00,000 रुपए का आईटीसी है, मैं महाराष्ट्र वाले को कितना डिस्ट्रीब्यूट करूं, दिल्ली वाले को कितना डिस्ट्रीब्यूट करूं और यूपी वाले को कितना डिस्ट्रीब्यूट करूं? तो उन्होंने बोला टर्नओवर का बेस ले लो, महाराष्ट्र की टर्नओवर लिख लो, दिल्ली की टर्नओवर लिख लो, यूपी की टर्नओवर लिख लो और उस टर्नओवर के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उस टर्नओवर के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है जी। अब मान लो मेरे पास ये जो टर्नओवर है ये मुझे कौन से पीरियड की लेनी है? उन्होंने बोला प्रीवियस ईयर की टर्नओवर लो। ठीक है, ये जो साल चल रहा है इससे जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर आपको लेकर के चलनी है। मैंने कहा अगर मेरे पास प्रीवियस ईयर की टर्नओवर नहीं है तो क्या करना है? फिर उन्होंने कहा जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर है उसकी टर्नओवर आपको लेकर के चलना है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो ये रहा भाई आईएसडी। आईएसडी ने कहा कि मेरे पास आईटीसी इकट्ठा हो चुका है, मेरे पास इस महीने का आईटीसी इकट्ठा हो चुका है, मैं इस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। और इस आईएसडी के पास कितनी ब्रांचेस हैं? इस आईएसडी के पास 3 ब्रांचेस हैं, है ना? एक महाराष्ट्र, एक दिल्ली, एक यूपी। आईएसडी जो है वो आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है इस वाली ब्रांच को, इस वाली ब्रांच को, इस वाली ब्रांच को। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था भाई प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देख लो। अच्छा, आईएसडी के पास प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, इनका बिजनेस तो अभी चालू हुआ। तो अब आप एक काम करो, अप्रैल के महीने का जितना भी आईटीसी है आप वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे अप्रैल के महीने में, क्योंकि आपके पास टर्नओवर का बेस नहीं है। ना तो आपके पास प्रीवियस ईयर की टर्नओवर है और ना ही आपके पास प्रीसीडिंग क्वार्टर की टर्नओवर है। आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अप्रैल में आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे। मई के अंदर अगर मैं बात करूं तो मई के रिगार्डिंग भी ना तो आपके पास प्रीवियस ईयर है और ना ही आपके पास प्रीसीडिंग क्वार्टर है, तो आप मई में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। जून की अगर मैं बात करूं तो जून के लिए भी सेम बात है, जून में भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। अगर मैं जुलाई की बात करूं, यस, अब आप जुलाई में डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। जुलाई में जितना आईटीसी आपने अवेल किया जुलाई में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। अरे भाई तो ये अप्रैल में जून का कब करूंगा? नहीं नहीं, अप्रैल में जून का भी आप जुलाई में कर दो। तो जुलाई में आपने अप्रैल मई जून जुलाई सबका आईटीसी
एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि अब आपके पास क्वार्टर नंबर 1 की जो टर्नओवर है वो अवेलेबल है। तो क्वार्टर नंबर 1 में महाराष्ट्र की कितनी टर्नओवर थी, दिल्ली की कितनी टर्नओवर थी, यूपी की कितनी टर्नओवर थी, उन सब का आपने जोड़ लगाया, उसको डिनोमिनेटर में लिखा और न्यूमिनेटर में क्या लिखा, महाराष्ट्र की टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई 1 लाख का जो आईटीसी है। वैसे दिल्ली के लिए क्या लिखा होगा, दिल्ली की टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई दिल्ली का जो ये जो टोटल आईटीसी है 1 लाख का। वैसे ही यूपी वाले के लिए क्या लिखा होगा, यूपी वाले की टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई 1 लाख। इसी प्रकार से आपने अगस्त के लिए भी क्वार्टर 1 का बेस लिया होगा, सितंबर के लिए भी क्वार्टर 1 का बेस लिया होगा, नाउ अक्टूबर के लिए क्वार्टर 2 का बेस लिया होगा, क्योंकि अब आपके पास इमीडिएटली क्वार्टर मिल चुका है। नवंबर के लिए भी क्वार्टर 2, दिसंबर के लिए भी क्वार्टर 2, जनवरी के लिए क्वार्टर 3, क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर अब क्वार्टर 3 है, फरवरी के लिए क्वार्टर 3, मार्च के लिए क्वार्टर 3। जब ये साल खत्म हो गया फिर अप्रैल आया होगा, तो अब तो आपके पास पूरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की डिटेल अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये आईएसडी है, आईएसडी के पिछले साल 2 बिजनेस थे, मान लो महाराष्ट्र का और दिल्ली की 2 ही ब्रांचेस थी। तो प्रीवियस ईयर में जो डाटा आपके पास अवेलेबल है वो केवल 2 ब्रांचेस का है। इस साल जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो वो 3 ब्रांचेस को करना चाहते हो। तो क्या बोला गया, जब तक आपके पास तीनों ब्रांचेस की डिटेल अवेलेबल ना हो तब तक आप उस बेस को यूज नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए ये जो प्रीवियस ईयर की डिटेल है ये इररिलेवेंट हो गई, क्योंकि मेरे पास तीनों ब्रांचेस की टर्नओवर इस प्रीसीडिंग ईयर में नहीं है, मेरे पास केवल महाराष्ट्र और दिल्ली ब्रांच की टर्नओवर की डिटेल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वही काम करूंगा, अप्रैल मई जून के लिए मैं वेट करूंगा, जुलाई में जाकर के मेरा क्वार्टर नंबर 1 एंड हो जाएगा। अब मैं क्वार्टर नंबर 1 की डिटेल लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर में उसका यूज कर लूंगा। जुलाई में मैं जुलाई के महीने के साथ साथ अप्रैल मई जून का जो भी मेरा आईटीसी था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और फिर जब ये पूरा का पूरा मेरा ईयर एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद मैं अप्रैल में जाकर के इस साल को मैं बेस बना करके चलूंगा। तो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो यही बात उन्होंने लिखी हुई है। रेलिवेंट पीरियड का क्या मतलब होता है, टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। इफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट अवेलेबल देन टर्नओवर प्रीसीडिंग क्वार्टर शैल बी यूज्ड। आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर बी को अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट। रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट हम किसे कहते हैं, जो आपकी ये महाराष्ट्र की ब्रांच है, दिल्ली की ब्रांच है, यूपी की ब्रांच है, इनको हम रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्रेडिट को रिसीव करने वाले हैं, इसीलिए हम इन्हें रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट बोल रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन नंबर बी कहता है हम रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट किसको माने, तो कहा गया आईएसडी का जो पैन होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाते हैं तो मैंडेटरी चीज क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा उसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जी हाँ, तो आईएसडी के पास जो पेन होगा सेम पेन इनके पास भी होगा, तभी हम इनको एक ही ब्रांचेस के मतलब एक ही बिजनेस, तभी तो कह रहे हैं जब ये सेम पेन से रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया बेसिस पर। अगर मान लो यूपी वाला किसी दूसरे पेन से रजिस्टर्ड होता तो मेरे भाई यूपी वाला उस सिचुएशन में रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट नहीं माना जाता। रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट हमेशा कौन माना जाता है, जो सेम पेन से रजिस्टर्ड होते हैं, जो पेन आईएसडी के पास है। ठीक है, उन्हीं को हम रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। अब एक और सवाल उठा कि भाई साहब आप कह रहे हो कि ये जो महाराष्ट्र दिल्ली और यूपी वाले को आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ये उनकी टर्नओवर देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर में। मैंने बोला बिल्कुल हाँ। अब जरा ये तो बता दो टर्नओवर का क्या मतलब है, क्या हमें अकाउंटेंसी का टर्नओवर कैलकुलेट करके लेना है या हमें जीएसटी वाला टर्नओवर लेना है। आपको जीएसटी वाला टर्नओवर लेना है। अगर आपने वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जरा मुझे ये बताओ जीएसटी वाले टर्नओवर का क्या मतलब है। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, और सेल मतलब वैल्यू, मतलब आपने कितनी कितनी वैल्यू की बुक्स सप्लाई की, कितनी वैल्यू के आपने गारमेंट सप्लाई किए, और वो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सेक्शन नंबर 15 का यूज करते हुए। तो जो भी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू का अगर आप टोटल लगा दोगे वही तो टर्नओवर होगा ना। अच्छा, जब आप सेक्शन नंबर 15 में वैल्यूएशन करते थे तो आप क्या करते थे,
आप लिखते थे भाई बेस प्राइस क्या है, उसमें डिस्काउंट वगैरह आप माइनस कर देते थे, और आप क्या करते थे, जीएसटी वगैरह को तो लेते ही नहीं थे, क्योंकि जीएसटी के लिए ही तो हम वैल्यू निकालते थे, और जो नॉन जीएसटी टैक्सेस थे उनको हम लोग ऐड कर देते थे। यस और नो? यस। यहां पर भी कुछ कुछ उन्होंने वैसे ही बोला। उन्होंने बोला टर्नओवर का क्या मतलब है, देखो उन्होंने बोला टर्नओवर का मतलब हम बताते हैं, बेसिक सप्लाई प्राइस। आप जो बेसिक प्राइस लेते हो वो लिखो, मैंने कहा लिख दिया। इसके बाद उन्होंने बोला सेक्शन नंबर 15 में वो क्या कहते थे कि नॉन जीएसटी टैक्सेस को ऐड करो, लेकिन उन्होंने यहां पे कहा कि जो एक्सरसाइज ड्यूटी होती है, जो सेल्स टैक्स होता है, उसको हटा दो, उसको मत लेना। जो एक्साइज ड्यूटी है, जैसे सेंट्रल, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट का हो, देखो एक्साइज ड्यूटी दोनों लगाते हैं, अगर आपको याद हो, सेंटर वाले भी एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं और स्टेट वाले भी एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। अगर आपको पता हो, जो अल्कोहलिक लिकर है, जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर स्टेट के पास होती है, और जो बाकी के आइटम्स बच गए इंक्लूडिंग टोबैको, उसमें सेंटर के पास पावर होती है एक्साइज ड्यूटी लगाने की। ठीक है, तो चाहे वो एक्साइज ड्यूटी सेंटर वाला हो चाहे वो स्टेट वाला हो, उसे आपको हटाना है। सेल्स टैक्स आपको पता होगा, जो लोकल यानी कि जो वैट होता है वो कौन लगाता है, वो आपका स्टेट लगाता है, और जो आपका क्या होता है जी, इंटर स्टेट, उसमें जो सीएसटी लगता है वो कौन लगाता है, सेंटर। तो वैसे ही अगर सेल्स टैक्स, अगर कोई सोच रहा होगा जीएसटी आने के बाद ये टैक्सेस हट चुके हैं, तो आपका बेस क्लियर नहीं, पहले बेस क्लियर कर लो एक बार। ठीक है, नाउ एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स जो है वो भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, और अदर नॉन जीएसटी टैक्सेस जो हैं वो हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले टर्नओवर कैसे निकालेंगे, आपने जो बेसिक सप्लाई का प्राइस लिया वो लिख लो, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स चाहे वो सेंटर वाला है चाहे स्टेट वाला है, उसको हम हटा देंगे। बाकी के जो नॉन जीएसटी टैक्सेस हैं उनको हम इंक्लूड कर लेंगे, और जो भी ये टोटल अमाउंट आ गया यही हमारा टर्नओवर माना जाएगा। आई होप आपको आईएसडी में सेक्शन नंबर 20 की सभी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसमें ना एक बात इन्होंने और लिखी थी, जैसे मैं कह रहा था कि भाई अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ है और ये फरवरी के महीने का है, तो मैंने क्या बोला, फरवरी की जो मैं जीएसटीआर 6 फाइल करूंगा, कब तक करूंगा, वो मैं 13 मार्च तक कर दूंगा, 13 मार्च तक मैं कर दूंगा। इन्होंने क्या बोला, फरवरी के महीने में जो आपको 1 लाख का आईटीसी मिला, ये आपको फरवरी के महीने में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये जो मैं कह रहा हूं ना, 1 लाख रुपए का जो आपको आईटीसी मिला, ये पूरा का पूरा आपको उसी महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप उस महीने में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, अगर आपके पास जो 1 लाख रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ था, आपने सोचा चलो यार 80,000 रुपए का मैं आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं और 20,000 रुपए का मैं अगले महीने कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसी महीने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो वो आईटीसी आपका बेकार हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचो कि आप 20,000 रुपए का आईटीसी अगले महीने में क्लेम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसी महीने में आईटीसी अपना क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन इसकी इस वाली सिचुएशन की एक लॉजिकल एक्सेप्शन है, कौन सी, ये जो मैंने आपको बताया था, मेरे भाई अप्रैल के लिए मेरे पास बेस है ही नहीं, तो मैं अप्रैल का आईटीसी कहां से डिस्ट्रीब्यूट करूं। आप कह रहे हो जिस महीने का आईटीसी उसी महीने डिस्ट्रीब्यूट करूं, मई का मेरे पास बेस है ही नहीं, मैं मई का आईटीसी कहां से डिस्ट्रीब्यूट करूं, बेस है ही नहीं, आप कह रहे हो उसी महीने करो। जून का भी मेरे पास बेस नहीं है, तो मैं कहां डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो अप्रैल मई जून, यानी कि इस सिचुएशन में एक्सेप्शनल केस आ जाता है जहां पे आप उसी महीने में आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, फिर भी लॉ कहता है चलो कोई बात नहीं, अप्रैल में जून में जो आईटीसी था वो आप जुलाई में जाकर के क्या कर लोगे, यूज कर लोगे। लेकिन दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल नंबर 39। थैंक यू सो मच।